बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर न्यू डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू होती है। वहीं 2-4 दिन से हम एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। ऐसे में दूसरी जानब जो अहम पेशरफ सामने आई है उसके हवाले से भी पहले हम आपको बताएंगे, जहाँ पे डेवोस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से सरगोशियाँ तवज्जो का मरकज़ बन गई हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि गजा पीस जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले से भी गुफ्तगू हो रही। गजा पीस बोर्ड में फ़कत ट्रंप की आशीर्वाद हासिल करना ये कहा जा रहा है मौलाना फजल रहमान की जानिब से। ऐसे में दूसरी जानिब गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले पर अपोजिशन का हुकूमत से ऐवान को एतमाद में लेने का फैसला सामने आया। ये तमाम सूरत हाल नेशनल लेवल पे हमें नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल से हट के पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के सूबा सिंध की बात करें और उसके सबसे बड़े शहर कराची की बात करें, तो आज भी डेड बॉडीज मुकम्मल तौर पर निकल नहीं सकी हैं। ऐसे में आग से मुतासरा गुल प्लाजा की इमारत मखदूश करार दे दी गई है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि इमारत को गिराने की भी सिफारिश की जा रही है। ऐसे में गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर माचिस या लाइटर से लगी है। साने की इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और कमेटी अब से कुछ देर कबल भी गई है। उसके बाद तहकीकात की जा रही है, तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ रही है। साने गुल प्लाजा के हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर KMC जो है उनको भी अब ओहदे से फारिग कर दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके सीनियर एंकर पर्सन रबाब असद। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। रबाब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रबाब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने हैं और ख़ास करके आपको आज अपने प्रोग्राम में मेरे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र है कि मैं आपको आज अपने प्रोग्राम में मदऊ कर रहा हूं। और तमाम तो सूरत हाल हमने देखा कि आप वहीं मौजूद रहीं, स्पॉट से भी आपने प्रोग्राम किया, लोगों के तासुरात से लेके गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ से लेके किस तरीके से मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही थी, वो तमाम तर सूरत हाल आपने अपनी आंखों से देखा है। हम ये चाहेंगे कि इस साने के हवाले से आप भी ज़रा बताएं कि हुकूमत की कितनी लापरवाही थी, कितनी गफलत थी या इंतजामिया की गफलत थी इसमें। देखिए मुख्तार, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और सानिया में जो बदल गया है। हफ्ते की जो रात है 10 सवा 10 बजे के करीब जो है वो ये आग लगी थी और देखते ही देखते मिनटों के अंदर जो है वो तमाम बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया है इस आग ने। फायर जो एग्जिट गेट थे उनकी तादाद जो है वो अच्छी खासी बताई जाती है कि 14 के करीब वो एग्जिट गेट मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि रात हो चुकी थी और दुकान मार्केट बंद करने का टाइम था तो सारे गेट्स बंद किए जा चुके थे। सिर्फ 2 या 3 गेट्स जो हैं वो खुले हुए थे, तो इसकी वजह से भी लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। दूसरी चीज़ें ये देखने में आई कि हमारी बात हुई थी तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब से, तो उन्होंने ये बताया कि तकरीबन 20 से ज़ायद जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो मौके पर मौजूद थी, जबकि शहर भर में अगर देखा जाए तो 48 गाड़ियां मौजूद हैं जो उन्होंने बताया। क्योंकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कोई 50 से 52 जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत विफाक का जो गुजरा है उसमें 50 से 52 गाड़ियां जो हैं वो कराची शहर के लिए दी गई थी विफाक की जानिब से, तो कराची शहर के लिए दी गई थी। तो उन 50 गाड़ियों को जो सुखदेव साहब का कहना था वो ये था कि इतना बड़ा शहर है, दोबारा भी कहीं पे आग लग सकती है, तो सारी गाड़ियां एक ही जगह पर अकोमोडेट नहीं कर सकते थे या वहीं पर नहीं लगा सकते थे, इसलिए जहाँ जितनी ज़रूरत थी उतनी गाड़ियां जो हैं वो वहाँ पर लगाई गई। तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां जो हैं वो बताते हैं कि वहाँ लगाई गई, जिससे आग बुझाने का काम शुरू था। अच्छा, उन्होंने साथ में ये भी कहा कि पानी के कोई मसाइल पेश नहीं आए थे। वो शुरू में ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है वो पानी के कोई मसाइल जो है वो पेश नहीं आए। लेकिन आप भी वहां मौजूद थी, हमने उससे पहले भी फुटेजेस देखी रबाब कि खास करके लोगों ने कहा कि जी 45 मिनट लेट जो है वो गाड़ी पहुंची थी पहली। उसके बाद ये भी बताया गया कि पानी के बड़े मसाइल थे, जाहिर वो तो बाद में रिजॉल्व हो गए। 20 गाड़ियां हमने देखी, 20, 25, 30, अब तो जितनी भी गाड़ियां आ जाएं वो आप काउंट भी करें तो क्या फायदा, क्योंकि जो जिस वक्त हादसा हो रहा था उस वक्त उसको कंट्रोल करना था। तो ये नेग्लिजेंसी नहीं है हुकूमत की? देखिए बिल्कुल निगलिजेंस क्यों नहीं है, क्या किस वजह से नहीं है? निगलिजेंस तो साफ साफ जाहिर है। लेकिन देखें, शहर का फायर सेफ्टी ऑडिट 2024 में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो ऑडिट कितना शफाफ था, उसमें कितनी इमारतों को क्लियर किया गया, और अगर क्लियर नहीं किया गया तो उसके बाद भी कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया कि इनको जो नोटिस जारी किए गए या जिस बारे में आगाह किया गया कि ये इमारतों में फायर एग्जिट सिस्टम है नहीं है, एग्जिट्स हैं नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को जो है
वो उन्होंने मेक श्योर कराया कि जिन इमारतों में नहीं है तो उनमें अब लगवाई जाएं। अभी कैसे 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, अभी कैसे 3 दिन के अल्टीमेटम पे ये बातें हो रही हैं कि फायर सेफ्टी का इंतजाम जो है वो तमाम बिल्डिंग्स में मुकम्मल किया जाए। तो ये चीजें होने के बाद क्यों समझ में आती हैं? क्या इससे पहले हमने भी आरजे मॉल का नहीं देखा क्या? सानिया जो वाकया हुआ, रोनुमा हुआ था, या और आग लगते हुए हमने नहीं देखी है क्या? तो फिर अब जाकर 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। ये काम पहले करने के होते हैं, हादसे के बाद तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। अब जो वही बात हो गई ना कि अब क्या कहते हैं, अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये वाली अच्छा, बात है कि अब तो मामला जी रुबाब, दूसरी जानिब ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह काफी अरसे से इस फील्ड में हैं और खास करके हर कवरेज में हमने देखा कि आपका भरपूर एक सिलसिला रहा। ऐसे में सराहनीय हो जाने के बाद हम इकदामात करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, हमारे पास गुड गवर्नेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये वीकली पॉलिसीज नाकाम हो जाती हैं। पॉलिसीज तो बना दी जाती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस मुझे लगता है बहुत स्लो है हमारे पास। बिल्कुल, देखें ऐसा है कि देखिए जो एक ट्रेन, देखिए मैं पहले तो उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगी कि जो हमारे फायर ब्रिगेड है और जो अमला है, जो स्टाफ है, जो रेस्क्यू की टीमें हैं, वो अपनी जानों पर खेल कर, क्योंकि एक जो एहलकार है वो उस पर शहीद भी हुआ है, तो हमें उनकी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन यह है कि हुकूमती सतह पर उनकी ट्रेनिंग्स का सिलसिला, जदीद आलात का जो है, क्योंकि इसमें ये बात भी सामने आ रही है कि जदीद आलात मौजूद नहीं थे। फोम जो है वो सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फोम नहीं इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो फायर सेफ्टी के जो इंतजामात बिल्डिंग के अंदर होने चाहिए थे जी, वो भी नहीं थे। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब हमें इस वक्त आदिल अस्करी साहब ने ज्वाइन किया है, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है, एमपी हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। आदिल अस्करी साहब, तमाम तो सूरत हाल सबके सामने है। हम 2-4 दिन तक तो रोना रोते हैं, हम मीडिया पे भी सारी खबरें आ रही होती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम पॉलिसीज प्रोसीजर्स को ध्यान से ना लिखते हैं, ना समझते हैं, ना उस पर अमल दरामद होता है। तो अभी जो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, आपको लगता है कि हुकूमत ने जो जिम्मेदारी सर अंजाम दी है, अब वाकये के बाद अगर ये वाकये से पहले हो जाती तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। ये तो मेरे ख्याल से कोई 72 घंटे हो गए हैं गुल प्लाजा का ये जो मामला हुआ है। आप ये देखें, इसके अंदर कोई पहले तो बात हो रही थी कि 75 और 100 लोगों की जानों का मसला है, लेकिन ये कोई बात आगे बढ़ रही है। ये कोई 400-500 अभी लोगों को अंदाजा ही नहीं है। वहां पर जो लोग खड़े हुए हैं, वहां पर कोई कह रहा है कि मेरे 4 लोग हैं, कोई कह रहा है 3 लोग हैं, और वहां का जो फायर फाइटर, एक उससे बात हुई तो उसने कहा है कि कम से कम भी उसको लगता है कि 400-500 लाशें अभी अंदर मौजूद हैं, जो बिल्कुल ही ऐसी हालत में हैं जिनका डीएनए भी बड़ी मुश्किल से तय होगा। कि अब समझना सिर्फ इस बात को है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओपनली सबके सामने है कि ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास आती है इसकी। और ये जो अगर इसके अंदर ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं और इसका डिले रिस्पांस हुआ है, तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत वक्त के पास आती है, और हुकूमत वक्त जो है वो इस पर बजाय ये सारी चीजें करने के, अगर वो इस्तीफा दें, स्टेप डाउन हो, तो कोई मौजूद माशरों में इस तरह हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो आप मुझे नहीं लगता कि कराची और सिंध का मसला कभी सिंध का सॉल्व हो सकता है। मैं तो बड़ा बाद औकात मायूसी कुफर है, लेकिन ये तो समझने की बात है कि इतने लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता, और 48 और 72 घंटे के बाद लोग भूल जाते हैं उसको। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस वाकये को ना भूलने दें। और ये एक वाकया नहीं है, आरजे मॉल का भी वाकया है, इससे पहले अर्शी मॉल का भी है, मिलेनियम मॉल का भी है। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? सीएम रिस्पॉन्सिबल है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अच्छा, दूसरी जानिब आदिल अस्करी साहब, अभी जो एक अहम खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी जो हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है। तो हम सानिया होने के बाद ओहदों से सिर्फ हटाने के मामला सामने लाते हैं, या उनकी हम ये देखते हैं कि जी उनको 3 महीने के लिए जो है वो समझ लें कि नजरबंद कर दिया जाता है? तो क्या यही हल है और सानियात इसी तरह होते रहेंगे, या कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें अमली तौर पर कुछ ना कुछ सख्त रूल्स बनाने होंगे? सख्त रूल्स तो बने हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। जैसे आप बता रहे थे, यहाँ जितने भी रूल बनेंगे कोई फायदा नहीं है इसका। निजाम की तब्दीली की जरूरत है यहाँ पर। निजाम जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती, और निजाम तब्दील करने के लिए आपको रोडें गर्म करनी पड़ेंगी।
आपको सड़क गर्म करनी पड़ेगी, आपको इनके वहां पर जाना होगा, आपको सीएम हाउस जाकर बैठना होगा अपने हुकूक के लिए। जैसे कश्मीर में लोग बैठे थे हुकूक के लिए, लोग बैठे, आटा भी सस्ता करा लिया, बिजली भी सस्ती करा ली, यूनाइट होकर बैठे थे। कराची के लोगों को एक साथ निकलकर सीएम हाउस जाना पड़ेगा, अपने मुतालबात मनवाने पड़ेंगे। ऐसे कब तक चलेगा? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला, पूरे सिंध में 98-95% टैक्स देने वाला, आज उसके नुमाइंदे 5% भी अपना जो टैक्स वो अंदरूनी सिंध का होता है वो भी हम अपने शहर में नहीं खर्च कर सकते। ये हमारी हालत है। कोई ये 17 साल से अनइंटरप्टेड हुकूमत इस बात की रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम शहर, तमाम गांव, तमाम कस्बे, जब उनके यहाँ कोई डिजास्टर आता है, कराची से लोग इमदाद करने नहीं पहुंचते वहां पर। पूरा पाकिस्तान के तमाम शहर, तमाम गांव शहर को देख रहे हैं लावारसी की हालत में। कब तक हम यहाँ पर ये बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये सारी चीजें चलती रहेंगी? शहर के लोगों को भी एक होना होगा। ये नहीं है कि जालिम जो है वो ताकतवर है। मसला ये है कि मजलूम तकसीम है और मजलूमों को तकसीम नहीं होना चाहिए, मजलूमों को जुड़ना चाहिए, ठीक है। ताकि ये आवाज पर दूर तक जाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी जानिब ये भी हमें बताइएगा, हम एजुकेशन सेक्टर देखें, अब हम ये भी देख रहे हैं कि आदिल असगरी साहब कि एजुकेशन सेक्टर से आपका काफी ज्यादा लिंक जुड़ा हुआ है, तो क्या वहां पे भी अब इस तरह के अवेयरनेस सेशंस करवाए जा रहे हैं? और खास करके जो आपके स्कूल्स कॉलेजेस का मयार है, क्या उसमें भी सेफ्टी के हवाले से तमाम तरह इक्विपमेंट्स मौजूद है? देखिए, इसके लिए नहीं, स्कूलों में कोई सेफ्टी नहीं है, स्कूलों में क्लासरूम्स ठीक नहीं है। वो तो हम अपनी मदद आपके तहत, जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकार का काम करने का है, वो हम कर रहे हैं। और यही हमने समझा है कि इस वक्त शहर को तालीम में सबसे ज्यादा आगे ले आएं, ताकि इनकी तालीम का मयार को बेहतर बनाएं और इनको एंटरप्रेन्योरशिप में लाएं, ताकि ये अपनी मदद आपके तहत, सरकार से कोई कुछ नहीं मिलेगा। सरकार का तो ये है, यहाँ पर ऐसा ही है कि सूबा सिंध के अंदर वोटों का और ये जो सीटों का तनासुब है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता। 78 साल क्या, आप 78, अब ये 20,000 हमारे एमसीएम में हमारे शोहदा है, 15,000 20,000 बच्चे मर गए शहर के लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि सीटों का तनासुब ही ठीक नहीं है, सेंसस ही ठीक नहीं होता है, मतलब आपको गिना ही नहीं जाता है ठीक तरीके से। जरदारी साहब सदर मुमलिकत जो है वो 4 करोड़ की बात करते हैं, और जब ये सेंसस कंप्लीट होता है तो पता चलता है कि आबादी का तनासुब जो है कराची शहर का 1 करोड़ 60 लाख है। तो यहाँ पर तो आप कोई भी चीज पत्थर उठाएं, उसके नीचे से आपको बेमानी, इनकॉम्पिटेंसी, करप्शन निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्कूलों के मयार को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल जो हमने अडॉप्ट किए हैं, अपनी मदद आपके तहत अडॉप्ट किए, मतलब हमने अडॉप्ट किए सिंध सरकार से कि आप ये स्कूल तमाम एमपीएस को 3-3 दे दें, ताकि हम अपने स्कूल को चलाएंगे अपने हलकों के। और तो सर वहां पे फिर एक काम करें ना, हुकूमत को भी अवेयरनेस सेशन दे दें, क्योंकि मुझे लगता है वहां पे अब उनको भी अब जरूरत है। जितना लॉस हो चुका है वहां पे, तो लगता है कि अवेयरनेस के लिए अब स्कूलों में दोबारा जाना पड़ेगा हुकूमत को। सर दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि जी अवेयरनेस की कमी है, दूसरी जानिब हमने ये भी देखा जिस तरीके से रुबाब ने भी हमें बताया कि जी जब वो वहां फील्ड में मौजूद थी तो उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि जो स्टाफ वहां मौजूद है वो ट्रेन नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है। एक जानिब हम देखते हैं कि सूबाई वजीर ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हमारा मुकाबला अपने सूबों से नहीं है, हमारा मुकाबला तो इंटरनेशनल सिटीज के साथ है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स हैं? नहीं, ये कुछ और भी है, इसके अंदर कुछ और भी मुहर्रकात हैं। एक तो आपने जो बात की है कि ये इधर ये वेल इक्विप्ड नहीं थे, इनको सेंस नहीं है, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भर्तियां जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर यहाँ पर होती नहीं है। चूंकि ये अपने कोई बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, ये वुज़रा या हुकूमती सतह के एमपीए अपना कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर इनको मेरिट चाहिए। लेकिन जब ये सरकार के अंदर कोई काम करते हैं तो उधर मेरिट नहीं चाहिए, उधर जियाले चाहिए आपको भर्ती करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा निजाम जो है ना, निजाम की तब्दीली मांगता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अगर अब हमें इसको आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी आवाम को सेव करना है, तो हमें एक नए सिस्टम को प्रोसीड करना होगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं है। और ये जो गुल प्लाजा का वाकया हुआ है, इसमें मैं एक बात और ऐड कर दूं कि आग लगाई नहीं गई है, या ये लगी नहीं है, हो सकता है कि इसके मुहर्रिकात हों, लगाई गई हो। अच्छा, अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि माचिस या लाइटर से आग लगाई गई है। ये अब तक की रिपोर्ट सामने आ रही है, अब आने वाले वक्तों में और भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आदिल असगरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और खास करके आपका मौका भी सामने आ गया। रुबाब, डेफिनेटली आपने जिस तरीके से कहा कि खास करके इक़दामात जब आपने देखा हुकूमती सतह पर क्या किए गए हैं, इसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारी आवाम को और खास करके हमारे नाज़रीन तक बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से अब तक
कितने इकदाम किए गए हैं और जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है इस साने पे, क्या वो एक्यूरेट है या उसको और जल्दी होना चाहिए था? दो तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। अगर जो वहां पर मौजूद लोगों की बात करें, ताजिरों की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि 55 मिनट ताखीर से जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची। जबकि अगर सिंध हुकूमत की बात की जाए और डीसी मतलब जो डीसी साउथ ने भी हमें बताया, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो है वो गाड़ियां जो है वो वहां पहुंच गई थी। पहली से एक से दो गाड़ियां जो हैं वो ऑन दी स्पॉट पहुंच गई थी। इसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि किस दर्जे की आगे, उसी हिसाब से फिर गाड़ियां जो है वो मूव कराई जाती हैं। तो ये दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं मुख्तार, मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो अगर हम पहले दिन से इसको देखें, मैंने प्रोग्राम किया था मंडे के दिन, आप भी वहां पर ऑन स्पॉट मौजूद थे पीर वाले दिन। पूरा मेट्रो वन न्यूज़ मेरे ख्याल से वहीं मौजूद था, क्योंकि हम तब सब लोग साने में बराबर के शरीक थे। जी, उस दिन हमने जो सूरत हाल देखी थी कि क्राउड बहुत ज्यादा वहां पर लोग मौजूद थे। अच्छा, क्राउड में कुछ वो लोग भी थे जो मुतासरीन थे, चाहे वो अपने प्यारों के मुंतज़िर थे, वो बाहर आकर खड़े हुए थे और एक जम्मे गफीर था लोगों का। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ से कहीं मैं बोलूंगी कि काफी ज्यादा ऐसे लोग भी थे जो किसी जो तमाशाई थे, वीडियोस बनाने के लिए आए थे और उनको कोई हटा नहीं पा रहा था। तो एसपी सिटी से हमने सवाल भी किया कि यहाँ जो इतना जम्मे कफीर है, इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं और लोगों को हटाने का कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पर लोग अपने प्यारों के लिए भी आए हुए हैं, तो हम उनको इस तरह से नहीं हटा सकते, जबकि एक्स्ट्रा लोग भी बहुत ज्यादा थे वहां पर। तो हमने कॉर्डन ऑफ वाली जो चीज थी ना, वो हमने ऑन दी स्पॉट देखी नहीं। अच्छा, इसमें अवेयरनेस की भी कमी कह लें, कोई ऐलानात जैसे नहीं किए जा रहे थे कि कोई ऐलानात होते कि देखें ये बिल्डिंग जो है वो मुनहदिम है, इसके करीब ना जाया जाए, कि ताकि मजीद जानी कोई नुकसान ना हो जाए। एक इस तरह से एक ऐलानात का सिस्टम होना चाहिए था ना, कि लाउड स्पीकर पर का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था। एग्जैक्टली ऐसा ही है। रबाब, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जिससे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, साने गुल प्लाजा के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान खानजादा, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रिजवान खानजादा, वेलकम करने का ना वो कहते हैं सिलसिला इस तरह लग नहीं रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब भी जो है ना तादाद बढ़ती चले जा रही है। 60 से 70 के करीब लोग बताए जा रहे हैं और आने वाले वक्तों में पता नहीं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में कहा कि 100 से ज़्यादा ना हो जाए तादाद ना, जिस तरीके से बताया जा रहा है। पहले रिपोर्ट किया गया 30-40 लोग होंगे और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तो आदादोशुमार बढ़ रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं कि अब तक के रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या कहेंगे, खास करके इतना बड़ा सानिया हो गया शहर कराची में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। प्यार साहब, ये वाकई बहुत बड़ा सानिया है गुल प्लाजा। मैं तकरीबन कोई 3 से 4 टॉक शोज पे कर चुका हूँ और मैं रेगुलर लगातार यही बातें कर रहा हूँ कि ये 100 से ऊपर हो चुकी हैं। ये गलत गाइड कर रहे हैं, गलत फिगर दे रहे हैं लोगों को, और अंदर जो लोग फंसे हुए थे वो अपनी वीडियो भेज रहे थे, अपने कॉल कर रहे थे, उन्हें ये बचा नहीं पाए। देखें, सानियात तो होते हैं, हर जगह होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन इतनी नाहली बेहिसी सिर्फ हमारे इस कराची में नजर आती है। और ये मैं इसको किसी पे ब्लेम नहीं डालूंगा, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो इंतजामिया थी, इस इंतजामिया जो ये 5,700 रुपए पर मंथ एक दुकान से लिया करती थी, 1200 दुकानें उस वक्त मौजूद थी। अच्छा सर, इसकी ना नफी कर दी गई है। सदर यूनियन जो है उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा बयान भी आ गया है। मैं आपको भी तस्दीक करना चाहूंगा इस बात पे कि वो 5,000 नहीं 1,500 रुपए का ही है। नहीं सर, मेरे पास पर्ची पड़ी है उसकी। सर, वो जो पर्ची सोशल मीडिया पे चल रही है वो पर्ची जो है वो फेक है, और जो वैसी पर्ची 1,500 रुपए की है। तो फिर ये तो गलत बात कर रहे हैं। फेक पर्ची कैसे बन गई? कोई क्यों बनाएगा फेक पर्ची? किसी को क्या दुश्मनी है इस मालकान से, या इसके जो है सदर हैं मार्केट के, वो गलत बात क्यों कर रहे हैं? भाई, आप और मैं पर्चियां बनाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर चलाएंगे, ये अलग बात है। चलें इस पे आ जाते हैं। 1,500 या 5,000 या 2,000 है, इसको भी देख लेते हैं। जो भी हो, अमाउंट कोई सा भी हो, सर्विसेज पूरी होनी चाहिए, हिफाजत रखनी चाहिए। देखें, इंतजामिया की लापरवाही तो इसको तो मैं 200% इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट इंतजामिया की जो है जिम्मेदारी बनती थी। उसके बाद केई का सर्कल इंस्पेक्टर जो होता है, 1200 मीटर इन्होंने बेसमेंट में लगा दिए, कोई पूछने वाला नहीं था।
वो जो मीटर बेसमेंट में शॉपिंग मॉल में लगाए जा रहे हैं, आपको अंदाजा है कि वो एक साथ जब मीटर लगते हैं, अगर कोई ना कोई शॉर्ट जो है वो सर्किट उड़ जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसके बाद आग सबको लपेट में ले लेती है और इसके अंदर एक एथोनियम की बैटरी होती है जो फटती है। अच्छा, आग लगाने का सामान तो गुल प्लाजा के अंदर बिल्कुल मौजूद था 200%, जिससे आग लग सकती थी। इतना प्लास्टिक था, परफ्यूम था, बैग थे, दुनिया जहां का सामान था, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे पास आग बुझाने का सामान नहीं था। हमारी जो बेहिसी है, हमारी नाअहली है, वो आग बुझाने का सामान नहीं है हमारे पास। हम करोड़ों रुपए का फंड केएमसी, फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन, ठेके, पानी, सब कुछ है हमारे पास, वो हम कागजों में खा गए हैं। शहर में कहीं भी आग लगती है, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती, अगर नहीं पहुंचती है तो पानी नहीं होता, पानी नहीं होता तो उनकी ट्रेनिंग नहीं है फायर फाइटर की। आप देखें ना, खुद वो बचाने वाले खुद मर गए, वो खुद जल गए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी को अगर पुलिस डाकू को पकड़ने जाती है और जो डाकू पुलिस को मार देता है तो इसका मतलब पुलिस की ट्रेनिंग सही नहीं है, डाकू एक्सपर्ट है। तो इनकी नाअहली, इनकी ट्रेनिंग, इनकी गफलत, और मैं इसमें क्या कहूंगा, पूरी दुनिया शेम कर रही है, पूरा पाकिस्तान इनको बुरा कह रहा है। लोग वहां पर मुजाहरे तो कर रहे हैं लेकिन इन्होंने कोई जान नहीं बचाई, लोग तड़पते रहे अपने प्यारों के लिए अंदर से। जी रिजवान खानजादा साहब, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 दिन से जो ये मामला सामने आ रहे हैं, हम क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, करना भी चाहिए, वो कुछ इल्जाम तराशी वाले मामला भी सामने आ रहे हैं। अब हम अगर इन तमाम चीजों को एक साइड पे रख देते हैं, अब हमें अगर इसको नए सिरे से शुरू करना है, क्या सजेशन देंगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए? क्या कोई नया स्टैंडर्ड निज़ाम लाना चाहिए? अगर लाना चाहिए तो वो कैसे आ सकता है? और एक और मामला ये कि जिस तरीके से अभी हमने देखा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को हटा दिया गया है, उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया है, क्या यही सिर्फ एक हल है? देखें जी, ये तो हमारे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की, हमारे सूबे की, हमारे शहर की रिवायात है कि जी डकैती हो गई तो एसएचओ को हटा दिया जाता है। तो बात यह है कि उसको हटा दें, इसको हटा दें। जो मेयर कराची के भाई साहब जो ड्रामे कर रहे हैं, वो सारे घपले जो उन्होंने बनाए हुए हैं केएमसी के अंदर, उनको गिरफ्तार कौन करेगा? हमारी एंटी करप्शन कब जागेगी? हमारी नेब कब जागेगी? हमारी एफआईए कब जागेगी? हम नीचे वालों पे डाल देते हैं कि जी इसने कर लिया, उसने कर लिया। मैंने भी एक वीडियो देखी कल की कि मेयर कराची कहते हैं इस्तीफा दे दूं, बाप का माल है क्या? तो ये कराची इनके बाप का माल है क्या? मुझे बताएं ना आप। मेयर कराची के बाप का कराची है। ये जो लोग मर गए उसके बाप के रिश्तेदार थे, इनका अजाला कौन करेगा? अरबों रुपए का लोगों की मार्केट का नुकसान हो गया, उसका अजाला कौन करेगा? तो इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे अच्छा, दूसरी जानिब हमारे साथ रुबाब मौजूद है। रुबाब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। जी रुबाब, जिस तरीके से हमने देखा कि ऐलानात कर दिए जा रहे हैं कि जी 1-1 करोड़ रुपए जो है वो जो भी जांबाज अफराद है उसको दिए जाएंगे, अच्छा नहीं होता? अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये पता नहीं कितनी तादाद होती है, लेकिन अगर अब भी देखें 50 लोग मिसाल के तौर पे हम लगा लेते हैं तो 50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही बन गए। अगर यही 50 करोड़ रुपए हम किसी मॉल की जो जगहें बनी हुई हैं उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए लगा देते तो रोजगार भी बच जाता, लोग भी बच जाते, जान भी बच जाती और कारोबार फलता फूलता नजर आता। ऐसा नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए मुख्तार, अगर हम होना चाहिए पर की बात करें तो होना तो बहुत कुछ चाहिए था और होना बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था। मिसाल के तौर पर आप ये ले लें कि जो दुकानें हैं वो 1200 से ज़ायद दुकानें बनी हुई थी या जिनकी परमिशन थी उससे ज़्यादा दुकानें बनी हुई थी अंदर। इसके अलावा जो है फायर सेफ्टी के कहने ये भी है कि ताजिरों ने ये भी बताया है कि फायर सेफ्टी बॉल्स उनके पास मौजूद थी और वो उन्होंने थ्रो भी की, लेकिन ये इतनी बड़ी आग थी कि उसके लिए नाकाफी थी चीज़ें। हुकूमती सतह पर अगर बात कर ली जाए, हुकूमती सतह पर देखें 7 हाइड्रेंट है शहर में कानूनी, ठीक है। अब एक हाइड्रेंट जो है, नीपा हाइड्रेंट जो है वो मेरे ख्याल में इस्तेमाल हो रहा था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो वहां से पानी भर भर के आया जा रहा था। उसके बाद इसके अलावा जो है वो सड़कों की जो इतनी अबतर सूरत हाल है उसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पेश आई, क्योंकि सड़कों की जो सूरत हाल है वो आपको पता है कि नॉर्मली भी जब आप और हम निकलते हैं सड़कों पर तो ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है, टूटी फूटी सड़कों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हाइड्रेंट तक जाने में और फिर वहां से आने में बहुत सारी चीजों में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम ये वाली बात तो कह सकते हैं कि बहुत कुछ ऐसा है जो होना चाहिए था और बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था।
मगर जाहिर सी बात है कि अब तो जो हुआ है सानिया, उस चीज से जो फैमिलीज मुतासिर हुई हैं वो तो गुजर ही रही हैं और हम सब जो है वो उनके गम में शरीक हैं। लेकिन जिस पर गुजरती है मुख्तार वही जानता है कि जिनके प्यारे चले गए उनके दिलों पर इस वक्त क्या गुजर रही है। बाकी 1 करोड़ रुपए का जो ऐलान किया गया है वो किसी के दुखों का मरहम नहीं हो सकता, किसी के दुखों का दावा नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि बर वक्त ऐलान कर दिया गया और इसकी जो तकसीम है वो भी लिस्ट मुरतब करने के बाद जो है वो यही खबरें सामने आ रही हैं कि फौरी तौर पर जो है वो इसकी तकसीम की जाएगी और मुतासरीन तक ये जो रकम है वो पहुंचाई जाएगी। लेकिन एक दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनके लिए इस तरह का कोई जो है ना वो ऐलान नहीं किया गया। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए किया गया है। 1 करोड़ की रकम से किसी की जान वापस नहीं आ सकती है, मगर बहरहाल सिंध हुकूमत ने ये स्टेप लिया कि चले ऐलान कर दिया और अब उसको वो वादा वफा भी करें अपना। लेकिन दूसरी जानिब जो ताजिर लाखों करोड़ों के मालिक थे, अरब करोड़पति थे, वो अब सड़कों पर आ गए हैं। तो इसमें ताजिर जो उनका भी मदावा करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रबाब असद, आप हमारे साथ मौजूद थे। रिजवान खानजादा साहब हमारे साथ मौजूद। रिजवान साहब, दूसरी जानिब जिस तरीके से रबाब ने बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ वो पैसे लवाहिकीन के जो अमानत है वो तो देनी ही देनी है, लेकिन इसके साथ साथ जो अब कारोबार मुतासिर हुआ है उसको री इस्टेब्लिश करना है। आपको लगता है कि ये हुकूमत री इस्टेब्लिश करके देगी कारोबार? देखें मुख्तार साहब, ये इस कराची में बहुत ऐलानात हुए, 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख। आपको पता है कि इसके अंदर भी 20% कमीशन खाया जाता है, उसके बाद ये चेक क्लियर होते हैं और मिलते हैं। हमारी बदनसीबी यही है कि ये करप्शन दीमक की तरह मेरे शहर को खा गई। ये करप्शन दीमक की तरह मेरे शहर के बच्चों को खा गई। उसके बाद ऐसे आप ये सोचें कि ये करप्शन ही है जिसका ये हक बना, जिसका ये सब कुछ बना। आप ये खुद सोचें कि ये करप्शन ने पूरे के पूरे लपेट में ले लिया। केएमसी में करप्शन, इंतजामिया में करप्शन, फायर ब्रिगेड में करप्शन। आप मुझे देखें कि पैसे बांटने में करप्शन, तो असल जो जड़ है वो इस करप्शन का हल होना चाहिए। मैं कहता हूं कि ये जो ताजिर हैं इनको हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध दोनों को मिलके, खाली सिंध नहीं, ये FBR को अरबों रुपए का टैक्स भरते हैं कराची, तो ये वजीर आजम खामोश क्यों है? उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया? सदर पाकिस्तान खामोश क्यों है? उन्होंने ऐलान क्यों नहीं किया कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत सिंध की नहीं बनती है? वो कहते हैं कि विफाक, वो अवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है ना कि जी कैपिटल अगर है, अवाम तो मुतालबा कर रही है ना। ये तो वजीर आजम साहब को करना चाहिए था कि फौरी तौर पर मुतालबा करते कि हुकूमत पाकिस्तान ये पूरी शॉप 3 मंजिला अच्छी शॉपिंग सेंटर बना के देगी फ्री में ताजरों को। फिर हम मानते कि हुकूमत हमारे साथ खड़ी है, हमारे शहर के साथ खड़ी है, हमारे लोगों के साथ खड़ी है। मरने वाले को आप करोड़ दे दें, वो दूसरा कर लें। मैं तो मुतालबा करता हूं कि इन ताजरों को हुकूमत पाकिस्तान ये पूरा शॉपिंग मॉल बना के दे, और उसके बाद जो इंतजामिया है, जो गफलत है, लापरवाही है केएमसी, उनके खिलाफ ये सारी जितनी भी शहादतें हुई है इनका मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा वाकया पेश ना आए कराची में। बहुत शुक्रिया रिजवान खानजादा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसके साथ साथ रबाब असद आप भी हमारे साथ मौजूद रही। इसी तरीके से आदिल अस्करी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया है। वक्त एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और नाज़रीन, जैसे कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा, वहीं आज की जो अहम पेशरफ सामने आई उस हवाले से भी बात करेंगे। डिवोर्स की बात करेंगे, जहां डिवोर्स स्विट्जरलैंड के शहर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसके साथ साथ हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी हुई है। कुछ अहमा गोइयाँ थी, सरगोशियाँ थी, उसमें भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वो जो गजा पीस मुआहदा है उस पर 19 ममालिक ने इत्तेफाक कर लिया है। इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब, तज्ज़ियाकार भी हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काशिफ साहब, तमाम तर हम देख रहे हैं सिचुएशन सबके सामने, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो एक बहुत अच्छा हम कहेंगे कि अमल सामने आया है। पीस मुआहदा होने के लिए जा रहा है, 19 ममालिक जो है उसमें शामिल हो चुके हैं, और ख़ास करके सदर ट्रंप जो हैं उनकी जानिब से ये एक मुआहदा तैयार किया गया। तहरीरी तौर पर बहुत सारी उसके अंदर नुकात हैं जो काफ़ी पॉजिटिव भी नज़र आ रहे हैं। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक के तो कुछ कहना कबल इस वक्त है। किस तरीके से आप देखते हैं इस मुआहदे को? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी बात यह है कि वो जो कहते हैं ना कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, बात यह है कि दुनिया में ट्रंप के आने के बाद दुनिया बेहतर हो रही है। लोगों को लगता होगा शायद बुरा हो रहा है। आप देखें, इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी उन्होंने, फिर उन्होंने जो बातें की, वो इंडिया जो अमेरिका के किसी जमाने में 20-25 साल बड़ा क्लोज होता जा रहा था भी, लेकिन सिर्फ इस जंग के बाद आप देखें कि उनके फासले कितने बढ़ गए। उन्होंने मोदी के लिए भी क्या अल्फाज इस्तेमाल करे कि वो भी मुझसे मिलना चाहते हैं।
तो अब ट्रम्प का एक मसला ये हो गया कि वो कोई राज की बात तो रखते नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कोई बात वो अपने तक रखेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने फ्रांस के सदर के पर्सनल मैसेज, यानी कि जो पर्सनल क्या जो भी मैसेज आ रहा है वो हर मैसेज को वो जिक्र करते जा रहे हैं। तो अब लोगों को सोचना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर आप देखें कि कनाडा के बारे में ये था कि हम कनाडा भी ले लेंगे, अगर कनाडा चाहता है ट्रम्प टैरिफ ना लगे तो वो उसके साथ अपना हिस्सा बना सकते हैं। अब वो कनाडा जो भी करने जाएगा, कनाडा में पाकिस्तानियों को एक शौक था कनाडा बहुत ज्यादा जाने का, तो वक्त ने साबित किया कनाडा की इतनी बड़ी इकोनॉमी थोड़ी है। हमारे दोस्त हैं इग्नासी शहजाद न्यूयॉर्क में होते हैं, काफी थे कराची से बड़े रहे वो अरसा, तो वो तो ये कहते हैं कि एक न्यूयॉर्क की इकोनॉमी जो है, मईशत जो है वो पूरी कनाडा की मईशत के बराबर है या उससे ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूरोप के साथ क्या हो रहा है। देखिए नाटो शाटो तो अमेरिका नहीं बनाया चलाया। अच्छा, यूरोपियन ममालिक की जो हम मिसालें देते थे ना, जो बड़े आला दर्जे के ममालिक हैं, बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, और इंग्लैंड हो, नॉर्वे हो, आपको बड़े सोशल सिक्योरिटी और सब कुछ दे रहे हैं, वो क्यों देते थे? आज पता लगता है ना कि नाटो की उनका डिफेंस तो सारा अमेरिका के पास था, पैसे अमेरिका लगा रहा था। आज ट्रंप के आने के बाद उसने कहा कि भाई तुम लोग कौन लोग हो, और सारी बदमाशियां खत्म हो गई, सारा यूरोप जमीन तले आके बैठ गया। उसने कहा ग्रीनलैंड दो, क्या लगा, एक ने कहा ऐसे वैसे, उसने कहा ठीक है फिर आ जाओ। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बाकमाल चीजें हो रही है, और दुनिया को सफाक हकीकत पता चल रही है यूरोप की, कनाडा की हकीकतें। और हमारे पास से जो लोग भर भर के जाते हैं लंदन के दौरे, लंदन की सारी चीजें करना, आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि लंदन की वो वैल्यू भी खत्म हो जाएगी जो अभी हमें लग रही थी। ये हकीकत है, और ये सब चीजें आप कुछ अरसे में बहुत सारी देखेंगे। और यूरोप की हकीकत सबसे बड़ी ये है कि यूरोप का कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। यूरोप के पास कहाँ है पैसा? यूरोप के पास ठीक है कुछ चीजें होंगी, लेकिन एक पाकिस्तानियों को जाने का शौक है, इंडियंस को जाने का शौक है, एशियन को जाने का शौक है, और जो अफ्रीकन चले जाते हैं। लेकिन वहां हो क्या रहा है आप देखें ना कि वाइट लाइफ मैटर्स अब बात हो रही है। पहले ब्लैक लाइफ पे आई थी, अब वाइट लाइफ पे आ रही है। सफेद लोगों की, गोरों की जिंदगी भी अहमियत रखती है। और जितने केस हो रहे हैं, आपने शायद एक ना देखा हो, यूरोप के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं, तो ये केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि एक आध एनजीओ ऐसी भी है कि जो क्रिमिनल्स हैं जिन पे चार्जेस होते हैं उनको बेल करा देती है। उसको शायद एनजीओ का नाम ही कुछ इस टाइप का है, बेल करके। वो ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने 10-20 दफा वो बेल उनको मिल गई, जमानतें मिली, और उन्होंने बाद में जाके फिर कत्ल कर दिए। तो अब इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीली जब आएगी तो ये यूरोप में बैठे हुए एशियंस जिन भी हैं, जिनमें पाकिस्तानी भी हैं, इन सबको लौटना पड़ेगा अपने मुल्कों में। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है, हमारे एशिया के मुल्कों का, हमारे यहाँ ईमानदारी नहीं है। हमारे लोगों के अंदर ईमानदारी रत्ती बराबर भी नहीं है। रत्ती समझते हैं, रत्ती, तोला, माशा, यानी रत्ती है कि 1000 का 1वां हिस्सा भी नहीं है। ठीक। अच्छा, लेकिन दूसरी जानब ये बताएं, देखिए ये तमाम तो सूरत हाल तो सबके सामने, लेकिन ऐसे में जो ये पीस मुआहिदा होने के लिए जा रहा है, आपको लगता है कि 19 ममालिक ने इसमें शमूलियत कर ली है, मुआहिदा बन चुका है, शकें सबके सामने आ चुकी हैं, तस्दीक हो चुकी है, क्या गजा में अमन देर पा होगा? क्या उसके लिए अब जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वाकई में इक़दाम अमली तौर पर होंगे जिसकी वजह से गजा में पीस हो जाएगा? मेरा एक सवाल है जी, क्या गजा में इस वक्त अमन नहीं हुआ? अमेरिका की वजह से हुआ ना, ट्रंप की वजह से ही हुआ, जो जंगबंदी। आप ये तो देखें, ये तो ईरान की शरारत थी कि उसने उठाए चीजें मार दी, हमास को चीजें दे दी। हमास कहाँ से आया? हमास की बातें हम करते हैं तो हमास के बारे में तो यासिर अरफात के अल्फाज बड़े मुख्तलिफ थे। इवन के वहाँ के जो सदर हैं, आप उनकी बात देख लें, उनकी तो पीएचडी इसी पे ही है, फलस्तीन के मामले पे। उस पर भी वो बहुत सारी हमास के बारे में, बाकी और बहुत सारी चीजों के बारे में लिखते हैं। और अब मसला ये है कि अब फलस्तीनी सदर जिस तरह अभी मिलते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, और जो चीजें कहते हैं कि हमें शुक्र है कि आप हमारे साथ हैं, और इंडिया पाकिस्तान की जंग ने और खासतौर पे ट्रंप के रवैये ने हमें बहुत आगे लेके गया है। हमारे हालात तो अच्छे हुए हैं, अब हम पीस एग्रीमेंट में जाएंगे तो कुछ अच्छा ही करेंगे ना, हम ये तो नहीं बुरा करेंगे। और 19 मुल्क क्या वो आ रहे हैं, लोग उसमें फंड दे रहे हैं, चीजें हो रही हैं। और ट्रंप को इस वक्त नोबेल प्राइज चाहिए,
और वो इस वक्त निजात दहिंदा बन के सामने आए हैं दुनिया के, और वो फैक्ट के साथ आगे आ रहे हैं। और ये मुझे बड़ी चीज ठीक लगी है, अच्छी भी लगी है, और बहुत कुछ हो चुका है। अच्छा, नोबेल इनाम की आप हमेशा से हमने देखा कि जहां सदर ट्रंप का नाम आता है वहां नोबेल का इनाम का जिक्र जरूर आता है, रिवॉर्ड्स का जिक्र जरूर आता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के अब जो काम होने के लिए जा रहे हैं, जो अब वो जिस तरीके से पेशकदमी दिखा रहे हैं, तो क्या वो नॉमिनेट हो सकते हैं? देखें, हो सकते नहीं है, होंगे। नोबेल प्राइज ट्रंप का है और ट्रंप को मिलेगा, और नहीं मिलेगा नॉर्वे की गवर्नमेंट को भी आपके सामने तड़ियां लगा चुके हैं कि भाई आप कर क्या रहे हो, आप हमें दो, कैसे नहीं दे रहे। और नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ही फैसला करना है ना कि किसको माने मान देना है। तो फिर पता ही चला कि नोबेल प्राइज की भी हकीकत सामने आ रही है आपके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप मौजूद रहे डॉक्टर काशिफ जंजुआ साहब। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी सदर ट्रंप के मामला जो सामने आ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक जानिब अमन की पेशकश की जा रही है, पूरे खत्ते से जितने ममालिक दुनिया भर के हैं उनको भी खतूत के जरिए आगाह किया जा रहा है। इस खास करके पीस मुआहदे के हवाले से आने वाला वक्त ही ये बताएगा कि किस जानिब क्या ये नोबेल जो अवार्ड है, क्या उसके लिए तमाम सरगर्मियाँ की जा रही हैं या इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो यहाँ प्रोग्राम से इतना ही है, और ज़िंदगी हालात ने दिया साथ होगी फिर इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।